दादी कबीर का चेहरा छूते हुए रोने लगी। वहीं नीलिमा को अब ये सुनकर तेज गुस्सा आ रहा था। उसे पता था कि दादी का इशारा किसकी तरफ था। वो चुपचाप वहां से अब चली गई। चुप हो जाओ साबी, अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है। कबीर तुम ठीक हो? कैसे हुआ ये सब? दादू ने अब उससे पूछा, और इससे पहले कि कबीर कुछ कहता, उसके साथ आया वो शख्स जिसने उसकी हेल्प की थी, उसने कहा, असल में कबीर का एक्सीडेंट हो गया था और मैं वहां से गुजर ही रहा था कि मुझे इसकी गाड़ी जो पेड़ से टकराई हुई थी और उसके इंजन से धुआं निकल रहा था। मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी रोकी, फिर उसके पास पहुंचा तो देखा कि कबीर का सर स्टीयरिंग के ऊपर था और उससे खून बह रहा था। मैंने उसे वहां से निकाला और फिर पहले अस्पताल, अब यहाँ लेकर आया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो हमने तो कबीर को खो ही दिया था, हमेशा हमेशा के लिए। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? दादू ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसका नाम पूछा। दिलावर सिंह, उसने बताया। उधर साहिल कबीर से पूछ रहा था कि ये सब कैसे हुआ भाई, आपके साथ ये सब कैसे हुआ? गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए थे क्या? मैंने कहा था आपको कि उस गाड़ी को सर्विसिंग की ज़रूरत है। फिर क्यों लेकर गए थे आप उसे? साहिल उससे बोल रहा था। अरे नहीं, गाड़ी बिल्कुल ठीक थी साहिल। असल में मैं नए प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए जिस क्लाइंट से मिलने के लिए गया था, वो जल्दी ही ख़त्म हो गई, तो बस मैं वापस आ रहा था। गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही थी, मगर तभी पता नहीं कहाँ से एक ट्रक पीछे से आ गया। और वो ट्रक ड्राइवर, शायद उसने पी रखी थी, अजीब तरीके से ड्राइव कर रहा था और मेरी गाड़ी को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। कभी दाएं तो कभी बाएं चला रहा था और तभी उसने अचानक ब्रेक लगा दी, जिस पर मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने उससे टकराने से बचने के लिए गाड़ी को दूसरी तरफ घुमाया, जिससे मेरी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो एक पेड़ से जाकर टकरा गई। जिसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था और दिलावर मेरे साथ था। थैंक्स दिलावर, आज तुम नहीं होते तो मैं तो आज मर ही गया होता। कबीर ने पूरी कहानी सुनाने के बाद दिलावर की तरफ देखकर उसे थैंक्स कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। अरे इसमें थैंक्स की क्या ज़रूरत है? आखिर एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम ना आए तो फिर ये जीवन किस काम का? चलो अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। दिलावर उससे कहकर उठने लगा तो दादू ने उसे रोकते हुए कहा, अरे बैठो बेटा, चाय पीकर जाओ। साबी, मीना से कहकर चाय तो मंगवाओ। जी बस अभी कहती हूँ, सावित्री कहकर किचन में चली गई। भाई, आपने उस ट्रक का नंबर वगैरह देखा था? हमें उसके मालिक के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करानी चाहिए, साहिल ने कबीर से पूछा। अरे नहीं, मुझे कुछ भी सही से याद ही नहीं है, जाने दो उसे। मैं ठीक हूँ, बस यही काफ़ी है। हाईवे पर ऐसे हादसे होते रहते हैं, कबीर ने कहा। पर भाई, हमें उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। आप आराम करिए, मैं कमिश्नर सर से बात करके आता हूँ। वो उस पागल ड्राइवर को ज़रूर ढूंढ निकालेंगे, साहिल कहते हुए अपना फ़ोन निकाल लेता है और दूसरी तरफ जाकर बात करने लगता है। तो बेटा, तुम यहाँ कहाँ रहते हो? दादू अब दिलावर से बातें करते हुए पूछ रहे थे। जी अभी तो फ़िलहाल एक होटल में ठहरा हुआ हूँ, उसने कहा। होटल में ठहरे हो? पर क्यों, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? दादू ने हैरानी से पूछा। वो असल में मैंने अभी अभी मुंबई में शिफ्टिंग की है। मेरा परिवार राजस्थान में रहता है, जिसमें बस एक माँ है जो बीमार रहती है। मैंने घर भी ले लिया है, बस कुछ काम बाकी है उसमें। जैसे ही वो पूरा होगा मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा और अपनी माँ को भी यहाँ बुला लूँगा, दिलावर ने बताया। ओह, तो तुम शहर में नए हो? दादू ने कहा। जी, दिलावर ने कहा। साथ ही साथ वो घर के चारों तरफ को अपनी नज़रों से मुआयना भी कर रहा था। कितनी शांति यहाँ क्यों है, और वो कहाँ है जिसकी उसे तलाश है, यानी कि अवंतिका। राजस्थान में क्या करते हो? दादू ने पूछा। वो सर, हमारी वहाँ पुरखों की ज़मीन है, बस वही देखते हैं। पर मुंबई में हमारा अपना एक होटल खोलने का इरादा है, बस इसलिए यहाँ आए हैं, दिलावर ने अब उनकी तरफ देखकर कहा। तभी कबीर ने दादू से बीच में ही कहा, आप बिना दादू आज क्या इसकी पूरी कुंडली जानकर रहेंगे? उसने हंसते हुए कहा और फिर दिलावर से बोला, तुम बुरा मत मानना, असल में दादू ऐसे ही हैं। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अब कोई अजनबी इंसान अचानक घर चला आए तो पूछताछ तो करनी पड़ती है, दिलावर ने मुस्कुराते हुए कहा। अजनबी कैसे हुए? हम तो पहले भी मिल चुके हैं ना। दादू, दिलावर और मैं इससे पहले गोवा में भी मिले थे। इसने अवंतिका की जान बचाई थी समुंदर में डूबने से, कबीर ने उसे याद दिलाते हुए कहा।
क्या सच में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे में तो तुम्हारे ऊपर हमारे दो दो एहसान हो गए बेटा। ऐसा करो कि जब तक तुम्हारा घर का काम नहीं हो जाता तुम यहीं रहो हमारे साथ। मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम ठीक करवा देता हूँ। दादू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा तो उसने मना करते हुए कहा, नहीं, आप इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रहे हैं? मैं रह लूँगा होटल में, बस एक हफ्ते की तो बात है। तभी कबीर ने उससे कहा, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? तुम हमारे लिए इतना कर सकते हो तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ? तुम यहीं रहोगे जब तक तुम्हारा घर रेडी नहीं हो जाता, डेट्स इट। पर कबीर अभी दिलावर इससे आगे कुछ कहता, तभी कबीर ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, परवर कुछ नहीं, तुम यहीं रहोगे बस। दोस्त कहा है तुमने तो फिर दोस्ती का मान भी रख लो। अच्छा ठीक है, फिर जैसा तुम कहो, बस एक हफ्ता ठीक है। दिलावर ने उससे कहा तो कबीर ओके कहकर रह गया। तभी मीना चाय लेकर पहुंची और जैसे ही वो उसे टेबल पर रखने जा रही थी, दिलावर ने अपना पैर धीरे से आगे कर दिया जिससे वो लड़खड़ा गई और पूरी चाय दिलावर के ऊपर गिर पड़ी। ओ, दिलावर कहते हुए जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े झाड़ने लगा। क्या करती हो मीना, तुम भी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दिलावर तुम्हें जली तो नहीं? कबीर ने पहले मीना को डांटा, फिर दिलावर से पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस कपड़े खराब हो गए। दिलावर ने कहा, ओ तुम भी मीना ढंग से कोई काम नहीं करती हो। दादू ने उससे डांटते हुए कहा तो वो माफ़ी मांगने लगी। वो गलती से हो गया मालिक, मैं अभी साफ़ कर देती हूँ। दिलावर तुम चलो मेरे कमरे में, वहाँ चेंज करके मेरे कपड़े पहन लेना, जब तक मीना ये सब साफ़ कर लेगी। कबीर ने उससे कहा, नहीं, मैं होटल चला जाता हूँ ना, वहीं चेंज कर लूँगा, तुम क्यों परेशान होते हो? दिलावर ने कहा, ऐसे कैसे जाओगे तुम, चलो मेरे साथ। अच्छा एक काम करो, ऊपर से लेफ्ट का दूसरा कमरा मेरा है, तुम वहाँ जाकर चेंज कर लो, मैं दादू के रूम में थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। कबीर ने उससे कहा तो वो मान गया और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। यही तो मैं चाहता था, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है। ये एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था कबीर। चाहता तो तुम्हें उसी वक्त जान से मार सकता था, पर तुम्हारी जान लेना मेरा मकसद नहीं है। अपनी जान को वापस पाना है। उस ट्रक को मैंने ही भेजा था और फिर खुद तुम्हारी मदद के लिए आया। तुम सोच भी नहीं सकते कबीर कि मेरा टारगेट तुम थे और मैं कब से तुम पर नज़र रख रहा था। अब जो भी हो, मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया है। अब बस तुम देखते जाओ मैं आगे आगे क्या करता हूँ। दिलावर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सोच रहा था, फिर उसने पलटकर कबीर की तरफ देखा जो दादू के साथ उनके कमरे में जा रहा था। ये सब उसकी चाल थी सिंघानिया मेंशन में रहने के लिए और अवंतिका को हासिल करने की पहली नींव वो रख चुका था। यहाँ आकर और इन सबसे बेखबर अवंतिका बिल्कुल अनजान थी कि उसकी ज़िंदगी में अब कौन सी कयामत आने वाली है। अवंतिका जब घर पहुंची तो साहिल उसे घर के बाहर ही मिल गया। अरे साहिल, सब ठीक तो है? इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अवंतिका ने साहिल को उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए देखकर पूछा, जो एक हाथ में गाड़ी की चाबियां लिए तो दूसरे हाथ में अपने फ़ोन से बात करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। नेहा अवंतिका के साथ ही थी मगर उसने कुछ नहीं कहा। ओ, आपको बताया नहीं, भाई ने, उनका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। साहिल ने हैरानी से उसे देखकर कहा, क्या कबीर का एक्सीडेंट हो गया है? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? कहाँ है वो इस वक्त? मुझे उसके पास ले चलो। अवंतिका ने घबराते हुए उससे कहा। उसके हाथ पैरों से अब जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। आंखें अब आंसुओं से भीगती चली जा रही थी। वो बहुत टेंशन में आ गई थी क्योंकि रात को उसकी कबीर से बहस भी हुई थी और सुबह वो उससे बिना मिले ही चला गया था। वहीं नेहा भी यह सुनकर हैरान थी। भाभी जस्ट रिलैक्स, वो अब ठीक है, घबराने की बात नहीं है। इसलिए तो मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, साहिल ने अवंतिका को शांत कराते हुए कहा। पर कबीर है कहाँ साहिल? मुझे उसके पास जाना है। अवंतिका ने बेताबी से अपने आंसू अपने हाथों से रगड़कर पोंछते हुए उससे कहा। वो घर पर ही हैं, अपने कमरे में। आप अभी साहिल आगे कुछ कहता, अवंतिका इतना ही सुनकर घर के मेन दरवाजे की तरफ दौड़ गई। वहीं नेहा भी उसके पीछे जाने ही वाली थी कि साहिल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया, जिस पर नेहा ने चौंकते हुए उसे मुड़कर देखा तो उसने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब, हाथ छोड़ो मेरा। नेहा ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा मगर उसने बहुत कसकर पकड़ रखा था तो वो नाकाम रही। छोड़ने के लिए थोड़ा ही ना पकड़ा है, साहिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मैंने कहा ना, हाथ छोड़ो मेरा। इस बार मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली, समझे? नेहा ने चिढ़ते हुए कहा। अब उसे गुस्सा आ रहा था और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता था। वो तो तुम आ गई हो, वैसे सच कहूँ तो गुस्से में तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगती हो और हॉट भी।
जी चाहता है कि मैं मर जाऊं, साहिल ने मुस्कुराते हुए उससे कहा और उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब किया। तो मर जाओ, नेहा ने उसकी आंखों में गुस्से से घूरते हुए कहा, जिस पर वो हंसने लगा। अब इसमें हंसने की क्या बात है, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया है। साहिल सिंघानिया, नेहा ने कहा। जोक तो मेरी जिंदगी बन गई है तुमसे शादी करके। ज़रा भाभी को देखो, भाई के एक्सीडेंट की खबर सुनकर कैसे पीटी उषा की तरफ भागी हैं। और एक तुम हो जो मेरे मरने की दुआ मांग रही हो, मुझे बद्दुआएं दे रही हो। साहिल ने कहते हुए उसे अपने और करीब करते हुए कहा, हाँ करूँगी, जाकर अपनी उस गर्लफ्रेंड से मिलो, अपनी लंबी उम्र की मन्नतें मंगवाओ। मैं कौन होती हूँ और छोड़ो मुझे तुम। नेहा ने उसे खुद से दूर करते हुए उसके सीने पर अपने दोनों हाथ से मारते हुए कहा, सच बताना, तुम्हें श्रुति से जलन हो रही है ना, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। साहिल ने उसे अब छोड़ते हुए कहा, तो वो उससे दूर हट गई। जले मेरी जूती, मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं, नेहा ने उससे कहा और वहां से मेन दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तो साहिल ने उसे पीछे से आवाज़ दी, है नेहा। उसकी आवाज़ सुनकर नेहा पलटी। अब क्या है, उसने चिढ़ते हुए कहा, यू राइट, तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला नहीं, बिकॉज यू आर द बेस्ट फ्रेंड एंड आई लव यू जाने मन। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नेहा ने आगे कुछ नहीं कहा और मुड़कर घर के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद साहिल ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने सिल्की बालों में हाथ फेरते हुए खुद से कहा, जलन तो तुम्हें हो रही थी, वरना उसके नाम से भी इतना गुस्सा। खैर, मेरे लिए तो ये भी अच्छा है, क्या पता शायद ये जलन ही तुम्हें मेरे करीब ले आए। वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा है कि जलन प्यार की पहली सीढ़ी होती है। फिर वह अपनी ही बात पर मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वहीं नेहा ने जाते जाते उसे दरवाजे के पास से मुड़कर देखा। इसे लगता है मैं उस श्रुति से जलती हूँ, बस इतना ही जानते हो तुम मुझे साहिल। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी उसके लिए जो झूठ तुमने मुझसे कहा है। ये उसकी सज़ा है कि तुम मुझसे दूर रहो, उसने मन ही मन कहा और अंदर चली गई। अवंतिका भागते हुए अंदर पहुंची और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो ऊपर जा रही थी। उसकी सांसें तेज रफ्तार से फूल रही थी, हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी। चेहरा पसीने से लथपथ हो रहा था। नम आंखों से वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उसके पैरों में जान तक महसूस नहीं हो रही थी। वो लड़खड़ाते हुए बस जैसे तैसे करके आखिर ऊपर पहुंची। खुद को संभालते हुए उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर पहुंचते ही उसने कांपते हुए होंठों से उसका नाम पुकारा। सामने कुछ दूरी पर कबीर अपने कबर्ड के सामने खड़ा शर्ट पहन रहा था। उसकी पीठ अवंतिका की तरफ थी और उसका चेहरा सामने की तरफ था। अवंतिका को तो जैसे कुछ होश ही नहीं था। वो उसके एक्सीडेंट की खबर सुनकर इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि बिना कुछ सोचे समझे दौड़ते हुए उसे पीछे से जाकर गले लगा लिया। उसके गले लगते ही जैसे उसकी सारी टेंशन एक पल में ही छूमंतर हो गई। अब जाकर उसे सुकून आया था। उसकी सांसें अभी भी तेज रफ्तार से चल रही थी, धड़कनें जैसे ट्रेन सी भाग रही थी, मगर उसे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। चाहे आज जान ही क्यों ना चली जाए, बस जिसमें मेरी जान बसती है वो ठीक है ना। उसके लिए वही काफ़ी था। एक पल के लिए लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए। कल रात मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। सुबह जब तुम मुझे बिना मिले चले गए तो भी मैं ठीक थी कि कोई बात नहीं है, शाम को तो आ ही जाओगे। पर जब साहिल ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है तो ऐसा लगा कि अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगी। शुक्र है भगवान का तुम ठीक हो। आइंदा कभी ऐसे नाराज़ होकर मत जाना, और बिना मिले तो बिल्कुल भी मत जाना। तुम्हें नहीं पता कबीर कि तुम मेरे लिए क्या। अभी अवंतिका बोल ही रही थी कि तभी उसके पीछे से किसी की आवाज़ आई, जिसे सुनकर वो दंग रह गई। क्या हूँ बताओ, उसने कहा, और वो कोई और नहीं बल्कि कबीर था जो उसकी आवाज़ सुनकर दादू के कमरे से बाहर आया था। मगर तब तक अवंतिका ऊपर चली गई थी। तो वो अब धीरे धीरे खुद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वहां पहुंचा था। अवंतिका ने उसकी आवाज़ सुनकर जब मुड़कर देखा तो बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, कबीर तुम वहां हो तो फिर ये कौन है। अवंतिका ने कहते हुए जल्दी से उस शख्स को छोड़ दिया और पीछे हटी, जिसे कबीर समझकर उसने गले लगा लिया था और उससे अपने दिल की बातें कहती जा रही थी। तभी वो शख्स पीछे मुड़ते हुए अवंतिका को देखता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जिसकी रोशनी से अवंतिका की आंखें चुंधिया रही थी। उसका चेहरा देखते ही अवंतिका के होशो हवास खो गए। शरीर से आत्मा निकलने का एहसास क्या होता है उसे उस समय पता चल रहा था। वो दिलावर था जो अपने कपड़े चेंज करने के लिए कबीर के कमरे में आया था। वो आया तो था कि इसी बहाने कमरे की तलाशी ले लूँगा कि शायद कुछ मिल जाए।
पर यहाँ उसकी किस्मत उस पर मेहरबान हो गई थी, जो अवंतिका ने उसे कबीर समझा और अपने दिल की बात उससे कह दी। उसे अवंतिका की बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर सामने अचानक कबीर आ गया, वरना आज वो उसे उसके कहे एक एक शब्द की कीमत अच्छी तरह से समझाता। दिलावर अवंतिका को देखते हुए सोच रहा था और अवंतिका भी उसे देख रही थी। तभी कबीर चलते हुए उसके पास आता है और अवंतिका के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए दिलावर से कहता है, सॉरी यार, ये मेरी वाइफ है, इसने गलती से तुम्हें अपना हस्बैंड समझ लिया और जानता हूँ, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, गलतियाँ तो होती रहती हैं, इट्स ओके। दिलावर कहता है। वहीं अवंतिका चुपचाप खड़ी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि दिलावर यहाँ पर कैसे और कबीर उसे यार कहकर क्यों बुला रहा है। फिर कबीर अवंतिका से दिलावर को मिलाते हुए कहता है, अवंतिका, इनसे मिलो, ये हैं दिलावर। आज अगर ये नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। वैसे तुम्हें याद है, गोवा में इसने ही तुम्हें बचाया था जब तुम समुंदर में डूबने गई थी। थैंक्स अगेन, तुमने हम दोनों की जान बचाई। बचाने वाले तो भगवान हैं कबीर, सबके जीवन की डोर उनके हाथ में, मैं तो बस एक जरिया था। इसमें थैंक्स की क्या बात है, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। दिलावर ने कबीर के कंधे पर प्यार से मारते हुए मुस्कुरा कर कहा। तो वो भी मुस्कुरा दिया और इन सब के बीच अवंतिका को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो बुत बनी कभी कबीर को तो कभी दिलावर को देख रही थी। दिलावर उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था, जिसमें शदीद नफरत और साजिश नज़र आ रही थी। नेहा जब कबीर से उसका हाल पूछने के बाद अपने कमरे में पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। चारों तरफ रंगीन लाइट्स लगी हुई थी और गुलाब के फूलों से कमरा सजा हुआ था। चारों तरफ उनकी खुशबू बिखर रही थी। उसने जैसे ही कमरे की लाइट्स ऑन की, ये सब देखकर उसे साहिल की याद आई। सामने दीवार पर एक बड़ा कार्ड टंगा था, जिस पर एक स्माइली के साथ आई एम सॉरी लिखा था। फिर उसने जैसे ही फैन ऑन करके बेड पर बैठने के लिए कदम आगे बढ़ाए, अचानक ऊपर से फूलों की बारिश शुरू हो गई। उसने नज़र उठाकर ऊपर देखा, पंखे से फूल झड़ रहे थे। ये सब साहिल का आइडिया था। वो उसे मनाने की पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहा था, मगर नेहा ने सोच लिया था कि वो उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाली है। तो तुम्हें लगता है तुम्हारी इस बचकानी हरकत से मैं खुश होकर तुम्हें माफ़ कर दूंगी? किस वहम में जी रहे हो तुम साहिल? नेहा ने ऊपर पंखे की तरफ देखकर सोचते हुए कहा और फिर बेड पर आकर निढाल होकर लेट गई। अभी उसने अपनी आंखें बंद ही की थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। तो उसने अपनी आंखें खोलते हुए बेड की साइड टेबल की तरफ सर घुमाकर देखा, जहां उसने लेटने से पहले अपना पर्स और फ़ोन रखा था। उसने बिना उठे हाथ अंदाजे से बढ़ाते हुए अपना फ़ोन उठाया तो उस पर साहिल की कॉल देखकर पता नहीं क्यों अचानक उसके चेहरे पर स्माइल सी आ गई। उसने कॉल रिसीव की। हेलो, नेहा ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। हेलो मेरी जान, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? दूसरी तरफ से साहिल पूछता है। उसकी आवाज़ में अजीब सी खनक थी, जिसे नेहा ने महसूस किया। बहुत फ्लॉप आइडिया है तुम्हारा और बेहद पुराना। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ये कब कहा? तो फिर ये सब क्यों किया तुमने? अब वो उठकर बैठ गई थी। तुम्हारे लिए और किसके लिए करूँगा? वो सब मुझे पता है, पर किया क्यों है ये बताओ मुझे। डार्लिंग, तुम नाराज़ हो तो तुम्हें मनाने के लिए किया है। तुम मुझे बातों में उलझा रहे हो साहिल। तुम्हें उलझने का खुद शौक है, मैं तो साफ साफ बात कर रहा था। तुम फ़ोन रखो, अब मुझे गुस्सा दिला रहे हो। नेहा ने कहते हुए फ़ोन काट दिया और साहिल हेलो हेलो नेहा कहता रह जाता है। इसे क्या हुआ? मैं जितना इसे मनाने की कोशिश करता हूँ, ये उतना ही नाराज़ हो जाती है। साहिल दूसरी तरफ फ़ोन को देखकर कहता है, जो कट गया था। मुझे क्या हो गया है? मुझे उससे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही रूड बन रही हूँ क्या? यहाँ नेहा असमंजस में पड़ गई थी कि आखिर उसे हो क्या गया था। सिंघानिया मेंशन रात के 9 बजने वाले थे। सारे घरवाले हॉल में डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। सब लोग खाने में बिजी थे। कबीर अपने कमरे में आराम कर रहा था। उसका खाना रूम में ही पहुंचा दिया गया था, जिसे अवंतिका उसे खिलाने के बाद नीचे आ गई थी। हालांकि उसकी तो दिलावर को देखकर भूख प्यास सब मिट चुकी थी। उसने कबीर से कहा था कि उसे भूख नहीं है, वो सो जाती है, पर कबीर ने उसे ज़बरदस्ती नीचे भेजा था कि वो खाना खा कर आए। और अब वो प्लेट में चम्मच चलाते हुए नज़रें नीची झुकाए चुपचाप खा रही थी। उसके ठीक सामने दिलावर बैठा था, जिसकी नज़र खाने पर कम और अवंतिका पर ज़्यादा थी। वहीं अवंतिका का तो हलक के नीचे खाना ही नहीं उतर रहा था। उसे पता था कि दिलावर उसे ही देख रहा है और उसकी नज़रें अवंतिका को कांटे की तरह चुभती हुई महसूस हो रही थी। बताओ बेटा, शादी वादी क्यों नहीं किया आज तक? तभी दादू ने दिलावर से पूछ लिया, जिसे सुनकर अवंतिका के गले में खाना अटक गया और वो खांसने लगी। ओहो, पानी! अवंतिका ने खांसते हुए नेहा से कहा तो नेहा ने जल्दी से पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया।
तो वो उसे लेकर जल्दी जल्दी पीने लगी और एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। अवंतिका बेटा, तुम ठीक हो? ज़रा आराम से खाओ, अब दादू ने उससे कहा और दिलावर उसे ही देख रहा था। जी बस मेरा हो गया है, अवंतिका कहकर वहाँ से उठ खड़ी हुई। वहीं नीलिमा उसकी यह हरकत नोटिस कर रही थी। अवंतिका फिर वहाँ से जाने लगी और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिलावर को पलटकर देख भी रही थी, जो दादू से बड़े हंस हंस कर बातें कर रहा था। और बताओ बेटा, शादी क्यों नहीं की आज तक? दादू ने दोबारा उससे वही सवाल कह लिया, जिसकी वजह से अवंतिका के गले में खाना अटक गया था। की थी सर, पर शायद किस्मत ने मेरा अकेला ही रहना लिखा है, दिलावर ने कहा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, दादू हैरानी से कहते हैं। तो दिलावर पलटकर सीढ़ियों पर खड़ी अवंतिका को मुस्कुराते हुए देखता है, जो धीरे धीरे ऊपर जा रही थी या फिर उनकी बातें सुनने के लिए रुक गई थी। जी असल में शादी तो मेरी हुई थी, और वो भी उससे जिससे मैं बहुत प्यार करता था। पर एक दिन एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए। और उसी हादसे की वजह से मेरी माँ पैरालिसिस हो गई। दिलावर अब दादू को देखकर बोल रहा था। वहीं नेहा को सब समझ में आ रहा था कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। वहीं साहिल अफसोस जता रहा था। ओह, बहुत अफसोस हुआ यह जानकर, अपनी मोहब्बत को खोने का दुख बहुत बड़ा होता है। मैं तो नेहा के बिना एक पल भी नहीं जी सकता, साहिल कहता है। तभी दिलावर मुस्कुराते हुए कहता है, अब क्या कर सकते हैं, जीना तो पड़ता है इंसान को। तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की बेटा? दादू ने पूछा। बस यूं समझ लीजिए कि उसे भुला नहीं पाया सर। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी ठहर गई, दिलावर ने कहते हुए फिर से अवंतिका की तरफ देखा। तो वो जल्दी जल्दी वहां से ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ते हुए चली गई। यू राइट, पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, साहिल कहता है। तो नेहा उसे चौंक कर देखती है। ऐसे मत देखो यार, मेरा पहला प्यार तुम हो, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था मेरी जान, साहिल मासूमियत से हंसते हुए कहता है। तो बाकी लोग भी उसकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं। वहीं नीलिमा की नज़रें पूरी तरह से जाती हुई अवंतिका और दिलावर के ऊपर ही थी। वो बस धीरे से मुस्कुरा रही थी। कुछ तो कनेक्शन है इन दोनों में ज़रूर। यह आदमी और उसकी बातों से किसी साजिश की बू आ रही है मुझे, नीलिमा मन ही मन में सोच रही थी। तभी राजीव ने उससे सैलेड के लिए पूछा तो वो चौंक गई और फिर से कहते हुए खाने लगी। अवंतिका जब कमरे में पहुंची तो कबीर गहरी नींद में सो रहा था। कमरे की लाइट्स ऑफ थी और नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में सब कुछ नजर आ रहा था लगभग। उसने अंदर घुसते ही धीरे से दरवाज़ा बंद किया और आगे बढ़ गई। कुछ दूरी पर सो रहे कबीर को देखकर वो वहीं पर रुक गई, उसे गौर से देखने लगी। तभी उसे नेहा की कही हुई बात याद आई। वो तेरा ख्याल इसलिए रखता है क्योंकि उसे तेरी ज़रूरत है, वो तुझसे कोई प्यार नहीं करता। ओह, मैं तो कुछ ज़्यादा ही इसके बारे में सोचने लगी हूँ। हमदर्दी और मोहब्बत का फ़र्क समझना होगा तुम्हें, अवंतिका ने खुद से कहा और फिर धीरे से अपना नाइट सूट कबर्ड में से निकालकर वॉशरूम में चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई, मगर नींद आंखों से बिल्कुल ही गायब हो गई थी। दिलावर की बातें और उसकी वो कांटों से चुभती हुई आंखों को ना चाहते हुए भी उसे याद करते हुए अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। उसका गला सूख रहा था। उसने पानी की बोतल से पानी पिया और कमरे की बालकनी में जाकर खड़ी हो गई, जहाँ ठंडी हवाएं चल रही थी। जिंदगी भी ना कैसे कैसे खेल खेलती है और शहमात दे देती है। अब तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जीत भी गई तो भी मारी जाऊंगी, और हार गई तो पता नहीं क्या होगा। दिलावर यहाँ आ गया है और अब वो हर पल मेरी नज़रों के सामने रहेगा, मेरे करीब आने की कोशिश करेगा। क्या करूँ, यहाँ से भाग जाऊँ? पर कब तक, कहाँ तक भागूंगी? वो मुझे हर बार ढूंढ लेगा। वो अपने आप से लड़ रही थी। तभी किसी ने उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहों को फैलाते हुए उसे पीछे से गले लगाया। तो वो चौंक गई। क्या सोच रही हो इतनी देर से? वो कबीर था। उसे अचानक अपने इतने करीब देखकर अवंतिका हैरान रह गई कि इसे अचानक क्या हुआ और ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तुम यहाँ, तुम तो सो रहे थे ना, अवंतिका ने मुड़कर उसे कहा। तो उसने बिना कुछ कहे अवंतिका को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और अवंतिका उसके इस एहसास से स्तब्ध खड़ी रह गई। कबीर ने अवंतिका को अपनी बाहों में भर रखा था। वो उसके वजूद का हिस्सा बनती जा रही थी। आज अचानक ऐसा क्या हुआ था कि कबीर ऐसी बातें उससे कर रहा था? अजीब से एहसासों और जज्बातों से उलझी हुई अवंतिका कबीर को सवालिया निगाहों से देखती जा रही थी। वहीं कबीर बस मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे मैं कोई भूत हूँ? कबीर ने वैसे ही मुस्कुराते हुए उससे पूछा। भूत से कम भी नहीं लग रहे हो। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम्हें यह अचानक क्या हुआ? अवंतिका ने खुद को उससे अलग करते हुए कहा। वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
कबीर बोला तो अवंतिका ने चौंक कर उसे देखा। मैं कुछ समझी नहीं। एक्सीडेंट में जो सर पर चोट लगी थी उससे तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है? क्या हुआ है तुम्हें? अवंतिका कहती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ कबीर की आंखों में चमक थी तो वहीं अवंतिका की आंखों में हैरानगी झलक रही थी। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। रात भी बहुत हो गई थी। पूरा शहर जैसे सो रहा था, पर कबीर क्यों जाग रहा था? ये बात अवंतिका को समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे क्यों पूछ रही हो? कबीर ने पूछा। आज कुछ बहकी बहकी बातें नहीं कर रहे हो तुम? अवंतिका ने कहा। ओ ऐसा क्या? तुम भी ना, जब मैं अच्छी बातें करता हूँ तो पागल कहती हो, और सही से बात नहीं करता तो तुम्हें मैं रूड और एटीट्यूड वाला लगता हूँ। कबीर ने धीरे से उसके पास झुकते हुए आकर कहा, तो उसने उसका सर खुद से दूर हटाया और वहां से जाते हुए बोली, इसमें कोई शक तो नहीं है, आज तक मैं हर दिन तुम्हारे नए रूप देखती आ रही हूँ कबीर। और रही बात रूड की, तो वो तो तुम हो, और हद से ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं। फिर अवंतिका ने उसे मुड़कर देखा। हाँ, ये बात और है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो परफेक्ट है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। एनीवे, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अगर तुम्हें नहीं आ रही है तो तुम आसमान में तारे गिनो। गुड नाइट। वो जम्हाई लेते हुए फिर से मुड़ गई तो कबीर ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, कबीर ने कहा तो अवंतिका ने चौंक कर उसे देखा। अब क्या हुआ? अवंतिका ने उसे देखकर पूछा, और वो सोच रही थी कि आज ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। तुमसे कुछ पूछना है, कबीर कहता है। उसने अभी तक अवंतिका का हाथ पकड़ रखा था। जो पूछना है जल्दी पूछो। तो वो वैसे ही उसका हाथ पकड़े हुए उसके पास आता है। पर एक शर्त है कि तुम ये बेकारी की बकवास नहीं करोगी, कबीर ने कहा तो अवंतिका ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। ओके फाइन कबीर, मुझे नींद आ रही है, जल्दी पूछो अपने बेकार सवाल। अवंतिका को अब चिढ़ हो रही थी। एक तो वैसे ही दिलावर के अचानक यहाँ आ जाने से वो परेशान हो रही थी, और ऊपर से अब कबीर को ना जाने क्या हो गया था कि अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर तुम डर गई थी, कबीर ने कहा तो वो पहले तो चौंक गई, फिर कबीर को नजरें उठाकर देखा और जल्दी से कबीर के हाथ में से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, ये कैसा बेतुका सवाल है? सिंपल सा क्वेश्चन किया है। अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? कबीर बोला। अवंतिका चुपचाप अब उसे देख रही थी। वो उससे ऐसे सवाल क्यों कर रहा है जिसका जवाब वो चाहकर भी नहीं देना चाहती। हाँ, एक पल के लिए उसके एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसकी जान निकल गई थी, क्योंकि अब उसकी जान कबीर में बसती थी। टेल मी, बताओ मुझे, जब मैं कमरे में आया तो तुम दिलावर को गले लगाए, आई मीन दिलावर को मुझे समझकर क्या कह रही थी? कबीर ने उसे चुप देखकर पूछा। कुछ भी तो नहीं, बस मैं कह रही थी कि शुक्र है कि तुम ठीक हो, और क्या। एंड जाहिर सी बात है, अब फेक ही सही, पर हम हैं तो पति पत्नी ना, और जब तक ये रिश्ता है कबीर, तब तक मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। अब मैं जाऊं सोने? उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा। नहीं, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, और कल को हमारा डाइवोर्स हो गया तो मैं मर भी गया तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम मुझे देखने नहीं आओगी। कबीर ने जब ये कहा तो अवंतिका का दिल ये सुनकर ज़ोरों से धड़का। कबीर, तुम्हें हुआ क्या है? ऐसी बातें क्यों करते हो? अवंतिका ने कहा। अब कबीर की बातें उसे तकलीफ़ पहुंचा रही थी। अवंतिका, ये मेरे सवाल के जवाब नहीं है। कबीर अब उसके और करीब आकर खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता इस सवाल का जवाब, अवंतिका बात बदलते हुए बोली। जवाब नहीं पता है या तुम देना नहीं चाहती? कबीर बोला। जो समझना है समझ लो। अवंतिका भी उसकी आंखों में देखकर बोली। मुझे सब समझ में आ गया है अब। कबीर अब मुस्कुराते हुए पलटकर कहता है तो अवंतिका उसका कंधा पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोलती है, क्या समझ गए हो तुम? वही जो तुम कहना नहीं चाहती। कबीर बड़े आराम से कहते हुए उसे सामने से हटाते हुए बेड पर आकर बैठ जाता है। तो अवंतिका भी उसके पीछे पीछे आती है और उसके सामने आकर अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखे खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती थी कबीर। वो तुनक कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है। तो कबीर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है तो वो उसके ऊपर झुक जाती है। पर तुमने तो कुछ कहा ही नहीं, कबीर कहता है। तुम मुझे कंफ्यूज करना चाहते हो, अवंतिका फिर से खड़ी होते हुए कहती है। तुम्हें लगता है मुझे इसकी ज़रूरत है अवंतिका? कबीर कहता है, और मन ही मन वो हंस भी रहा था। तुम कहना चाहते हो कि मैं कंफ्यूज रहती हूँ? अवंतिका ने कहा। अगर नहीं तो बताओ मुझे कि तुम दिलावर से क्या कह रही थी? कबीर कहता है, बताया तो था, और क्या बताऊं? अवंतिका को अब गुस्सा आ रहा था। उसे गले क्यों लगाया तुमने? कबीर ने बेरुखी से कहा। क्योंकि मुझे लगा था कि वो तुम हो, इसलिए, अवंतिका बोली। पर पहले तो तुमने मुझे कभी ऐसे गले नहीं लगाया जहाँ तक मुझे याद है। ओह, क्योंकि पहले तुम्हारा कभी एक्सीडेंट भी तो नहीं हुआ ना? और रियली, तब तो मुझे अपना रोज़ एक्सीडेंट करवाना चाहिए ताकि तुम मुझे ऐसे ही रोज़ गले लगाओ।
कबीर ने धीरे से कहा, मगर अवंतिका ने सुन लिया और चौंकते हुए बोली, क्या मतलब? कुछ भी तो नहीं, मैं ये कह रहा था कि तुम्हें नींद आ रही थी ना, तो सो जाओ। कबीर ने अपनी बात को टालते हुए कहा। अवंतिका बेड की दूसरी तरफ जाने लगी तो कबीर ने उसे फिर से पुकारते हुए कहा, अवंतिका, क्या सच में मेरे मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अवंतिका ने उसे देखा और फिर कुछ नहीं बोली, अपना तकिया ठीक करने लगी। अगर मैं कहूँ कि पड़ता है तो? अवंतिका ने उससे फिर कहा तो कबीर ने उसे हैरानी से देखा। फिर वो बिना कुछ कहे उठकर उसकी तरफ आया। जानता हूँ मैं। कबीर अब उसके सामने खड़ा उससे बोल रहा था। उसकी सांसों की गर्माहट अवंतिका के चेहरे पर पड़ रही थी। अवंतिका के बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। कमरे में हल्की नाइट बल्ब की रोशनी थी। चारों तरफ अजीब सा माहौल था। दोनों एक दूसरे के करीब खड़े आंखों में झांकते हुए अपना अपना अक्स तलाश रहे थे। जानते हो तो फिर पूछते क्यों? अवंतिका ने तभी चुप्पी तोड़ते हुए उससे कहा, बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। कबीर ने कहा और फिर उसने अपना हाथ अवंतिका के चेहरे की तरफ बढ़ाते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। अवंतिका का दिल जोरों से धड़क रहा था। सांसें तेज रफ्तार से चल रही थी। कबीर की करीबी मन में अजीब सी हलचल और कशमकश को जन्म दे रही थी। तुम्हें पता है, आज जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे लगा कि मैं आज मर जाऊंगा, और मुझे सबसे पहले जिसका ख्याल आया वो तुम थी अवंतिका। ये सोचकर ही कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, मैं बता नहीं सकता कि उस टाइम मेरी क्या हालत थी। आई नो कि ये मैरिज फेक है, पर अब मैं सच में अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी को ये सब कहूँगा, बट आई रियली लव यू। कबीर ने उससे कहा तो अवंतिका ने उसका नाम पुकारा, कबीर। और कबीर उसके कांपते हुए होठों पर अपने होंठ रखते हुए उसे किस करने लगा, जिससे अवंतिका के पूरे बदन में करंट सा लगा था और वो हिलडुल भी नहीं पा रही थी। अवंतिका, जिसके लिए ये सब एक सपने जैसा था, वो हकीकत में थी ही नहीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि कबीर उससे कभी ऐसा कुछ कहेगा। उसने कबीर को गले लगा लिया। आई लव यू टू कबीर, तुम्हारे बिना जीना अब मुझे कबूल नहीं है। अवंतिका ने खुद को उसकी बाहों में समेटते हुए कहा। उसकी सारी टेंशन जैसे खत्म हो गई थी। दिलावर का ख्याल और डर उसके दिल से निकल गया था। ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे सेफ जगह पर है। कबीर ने भी उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें फैला दी थी। उसने उसे आगे बढ़कर गोद में उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया, और उसके ऊपर जैसे ही झुका तो अवंतिका ने उसकी करीबी महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो एक दूसरे में खो गए, रूह से भी और जिस्मों से भी। सिंघानिया मेंशन नेहा की सुबह जैसे ही आंख खुली तो उसकी नज़र बेड के दूसरी साइड पर गई और वो चौंकते हुए उठकर बैठ गई। साहिल कल रात से घर नहीं आया था। रात को भी नेहा ने उसे कई बार फ़ोन किया, मगर उसने उसकी कॉल नहीं रिसीव की। नेहा को लगा कि शायद उसने गुस्से में उससे कुछ ज़्यादा ही कह दिया, इसलिए वो नाराज़ हो गया और ख़ुद ही थक कर घर आ जाएगा। मगर फिर भी वो बहुत देर तक उसका इंतज़ार करती रही, और जब वो नहीं आया तो नेहा को धीरे धीरे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। अभी जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने साहिल को कमरे में ना पाकर परेशानी की हालत में दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा, जिसमें 10 बज रहे थे। ये अभी तक घर नहीं आया। नेहा ने घड़ी की तरफ देखकर खुद से कहा और बेड पर से उठते हुए अपना फ़ोन साइड टेबल पर से उठाते हुए साहिल का नंबर डायल करने लगी। ऐसी भी क्या नाराज़गी, अजीब इंसान है। गुस्सा मैं हूँ और घर से ये श्रीमान गायब हैं, वो मन ही मन सोचते हुए उसे कॉल कर रही थी। रिंग जा रही है पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। फुल रिंग होने के बाद कॉल कट गई। नेहा ने फिर से उसे कॉल लगाई, मगर उसने रिसीव नहीं की। उसने करीब 5-6 बार उसे फ़ोन किया, मगर हर बार उसने उसे इग्नोर कर दिया। अब नेहा को गुस्से से ज़्यादा उसकी चिंता हो रही थी। कल रात से घर नहीं आया है और फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। कहीं कुछ गलत तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो ना हो मुझसे अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रहा होगा। जाकर कबीर से पूछती हूँ, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, पर उससे तो ज़रूर बात हुई होगी उसकी। नेहा ने सोचते हुए अपना फ़ोन वापस टेबल पर रखा और अपने बालों को ठीक करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर में जैसे ही वो अभी कबीर के कमरे के पास पहुंची, तभी दिलावर सामने से आता हुआ दिखाई दिया। फिर उसने कमरे की तरफ देखा। कबीर के कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था। शायद वो लोग अभी तक सो रहे थे। नेहा को पता था कि दिलावर कौन है और वो उसका सामना करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए वहाँ से मुड़ गई। मगर तभी दिलावर ने उसे पीछे से उसके नाम से पुकारा तो चौंकते हुए रुक गई और पलटी। नेहा, दिलावर ने उससे कहा, और जब वो पलटी तो दिलावर तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए उसके पास पहुंच गया। नेहा ने अभी तक नाइट सूट पहन रखा था और दिलावर ने ब्लैक कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ था। वो काफ़ी फ्रेश भी लग रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सवेरे ही उठ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जिसे नेहा ने देखा, पर यह चमक किसी साजिश के तहत थी या फिर वो अवंतिका को ढूंढ लेने की खुशी की थी।
ये बात नेहा को अब परेशान कर रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जा कह रही थी, हमें आते देखकर भागने की वजह जान सकता हूँ? दिलावर ने नेहा से कहा तो नेहा की तंद्रा टूटी। उसने एक नज़र दिलावर को देखा और फिर अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखते हुए उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, मैं तुमसे क्यों भागूंगी? लिसन मिस्टर, नेहा किसी से नहीं डरती है। मैं यहाँ अवंतिका से मिलने आई थी, पर लगता है वो अभी सो रही है तो वापस जा रही थी। ओह, तो ये बात है, तुम्हें हमसे डर नहीं लगता है ना? तो अपनी दोस्त से पूछना कि उसके डर की वजह क्या है। दिलावर कहता है, मुझे अपनी दोस्त से क्या पूछना है और क्या नहीं, ये तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नेहा ने बिना डरे उससे बहुत सख्त लहजे में कहा। दिलावर उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराया और फिर बोला, अब मुझे समझ आया कि उस चूहिया में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वो तुमसे बगावत सीख रही थी ना? हा हा हा। अब वो अजीब तरीके से हंसने लगा। नेहा ने उसे हैरानी से देखा। वो पागलों की तरह बिना बात के हंस रहा था। मैंने उसे क्या सिखाया और क्या नहीं, ये तुम्हें पता चल ही गया है। और एक बात तुम अच्छी तरह जान लो, अवंतिका भले ही तुमसे डरती हो, मगर मैं नहीं, और वो मेरी छोटी बहन की तरह है। अगर तुमने उसे एक खरोंच भी पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा तो दिलावर ने उसकी उंगली पकड़ ली। तुम मुझे धमकी दे रही हो? दिलावर ने उससे कहा तो नेहा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसकी आंखों में गुस्से से देखकर कहा, ऐसा ही समझ लो। एक औरत होकर मुझे धमका रही हो? दिलावर ने कहा। क्यों, तुम्हारी मर्दानगी को चोट पहुंची क्या? नेहा ने कहा। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े थे। चोट तो अब उसे पहुंचेगी जिसने धोखा दिया है, और इतने सालों तक हमें धोखे में रखा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले से दूर रहो, वरना अपने नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी। दिलावर कहता है, और इससे पहले कि नेहा कुछ कहती तभी साहिल वहां पहुंच जाता है नेहा, तुम वहां क्या कर रही हो मेरी जान? मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रहा था। साहिल कहता है, जो उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। नेहा पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें ही देखने आई थी। तो मिस्टर दिलावर मिल गए? कहाँ थे तुम? चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो फिर साहिल के पास आकर उसका हाथ पकड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और दिलावर ये सब देख रहा था। उसके कानों में नेहा की आवाज़ और धमकियाँ गूंज रही थी। वो एक नज़र गुस्से से कबीर के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखता है और अपनी मुट्ठियों को गुस्से से भींच लेता है। सज़ा तो उसे मिलेगी, और तुम क्या, कोई भी उसे मुझसे नहीं बचा पाएगा। सुबह सुबह का वक्त है। कबीर के कमरे में खिड़की से आती हुई सूरज की हल्की हल्की रोशनी गिरे हुए पर्दों से झांक रही थी। कबीर बेखबर सो रहा था और उसकी बगल में अवंतिका ने उसके हाथ पर अपना सर और उसके सीने पर अपने हाथ को रखा हुआ था। वो भी बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इस सब से बेखबर कि बाहर कौन सा तूफान उसके इंतज़ार में खड़ा है। तभी कबीर की अचानक नींद खुलती है तो सबसे पहले उसकी नज़र सोती हुई अवंतिका पर जाती है, और वो उसे यूं अपने करीब देखकर मुस्कुरा देता है। अवंतिका के चेहरे पर उसके बाल आ रहे थे जिनसे वो नींद में भी उलझ रही थी। कबीर ने अपने दूसरे हाथ से जैसे ही उसके चेहरे की लटों को हटाया तो उसके स्पर्श से अवंतिका ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। सामने कबीर को मुस्कुराते हुए देखकर और रात को उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ, उसे लग रहा था कि वो सपना देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? कबीर ने पूछा। कुछ भी नहीं, अवंतिका ने नज़रें झुका ली। मुझे पता है कि तुम सोच रही होगी कितना हैंडसम और स्मार्ट सा बंदा तुम्हारे चंगुल में कैसे फंस गया। यही बात है ना? आई नो कि कबीर के आगे पीछे हज़ारों लड़कियां दीवानी हैं, पर फिर भी उसने तुम्हारे जैसी लड़की को कैसे चुन लिया? वो बड़े ही मान के साथ बोल रहा था तो अवंतिका ने उसे खुद से अलग किया और उठकर बैठ गई, जिस पर कबीर ने हैरानी से उसे देखा। क्या हुआ, अब ऐसे क्यों बिहेव किया तुमने? कबीर ने पूछा। पहले ये बताओ कि मेरे जैसी लड़की से तुम्हारा मतलब क्या था? अवंतिका अब उसे घूरते हुए देख रही थी। तभी कबीर ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। हा हा हा, बस तुम्हारा यही गुस्सा। यू नो अवंतिका, तुम बहुत जल्दी ही हाइपर हो जाती हो। कबीर कहते हुए उसे दोबारा अपनी बाहों में भर लेता है, मगर अवंतिका खुद को छुड़ाती रहती है और कहती है, तुम कभी नहीं सुधर सकते ना? प्राइस की दुकान है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। कबीर कहता है, बुलाऊंगी, और एक बार नहीं 100 बार। तुम चलते फिरते प्राइस टैग हो, अकड़ू चंद भी हो, और वो क्या कहते हैं, मियाँ मिट्ठू भी हो। और कुछ याद नहीं आ रहा है, पर जैसे ही याद आएगा वो भी कहूँगी। अवंतिका कहती है और वहाँ से उसके चंगुल से खुद को छुड़ाते हुए भागती है। कबीर भी उसके पीछे आता है। ओह, ऐसा है क्या? अभी बताता हूँ तुम्हें। कबीर कहते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर अवंतिका बेड पे से तकिया उठाकर उसे मारती है
तो कबीर भी एक पिलो उसे मारता है। अब वो दोनों पिलो फाइट खेल रहे थे, हंस रहे थे और फिर जब थक गए तो बेड पर आकर निढाल होकर लेट गए। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा, फिर कमरे की तरफ देखा जहां हवा में चारों तरफ पिलो की सफ़ेद रुई उड़ रही थी। नेहा साहिल का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आई थी। साहिल उसके इस बिहेवियर से हैरान था कि अचानक इसे क्या हुआ है। क्या गुस्सा शांत हो गया है और मुझे माफ़ कर दिया है? मगर जैसे ही वो दोनों कमरे में पहुंचे, कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही नेहा ने झटके से उसका हाथ छोड़ा और उसे गुस्से से देखा। नेहा को यूं घूरते हुए देखकर साहिल ने पूछा, अब क्या हुआ? अभी तो तुम ठीक थी, फिर अचानक से ये गुस्सा कहाँ से आ गया तुम्हें? पहले मुझे ये बताओ कि कल रात तुम कहाँ थे? नेहा ने उससे पूछा और बेड पर आकर बैठ गई। उसने अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखा हुआ था और उसके दोनों हाथ बेड पर थे। गुस्से में वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसका चेहरा और आंखें दोनों ही लाल हो रही थी। साहिल को वो किसी छोटे ज़िद्दी बच्चे की तरह लगी, तो उसकी हंसी छूट गई उसे देखकर। हा हा हा, साहिल हंसने लगा। मैंने हंसने के लिए नहीं कहा है, तुमसे पूछा है कि कल सारी रात कहाँ थे तुम? नेहा ने अचानक से उठते हुए उसका मुंह अपने हाथों से दबाते हुए कहा। तो साहिल उसकी हरकत पर हैरानी से पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगा। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली, फिर साहिल ने उसका हाथ अपने मुंह पर से हटाते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब मैं यहाँ रहता हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है, और जब नहीं रहता हूँ तो तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तुम तुम हो मेरी प्रॉब्लम मिस्टर साहिल। मेरी ज़िंदगी में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही आई है, नेहा ने उससे चिल्लाते हुए कहा और उसे पीछे की तरफ धकेला। तो वो गिरते गिरते बचा। क्या मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हूँ? साहिल ने कहा। नेहा उसके पास आकर उसकी आंखों में देखकर बोली, हाँ तुम ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। यार मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम चाहती क्या हो? कभी मुझे पागल कहती हो, कभी बच्चा और कभी प्रॉब्लम कहती हो। एक बार अच्छी तरह से सोच समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। साहिल मुस्कुराते हुए कहता है तो नेहा चिढ़ जाती है। बात को घुमाने की कोशिश मत करो, मैंने जो पूछा है उसका सीधे सीधे जवाब दो। कल पूरी रात तुम किसके साथ थे? नेहा कहती है, कल पूरी रात मैं श्रुति के साथ था। हा 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 हा। साहिल एक बार कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। ज़रा खुद को देखो तो सही, तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही बदल गया है। क्या हुआ मेरी जान, तुम्हें बुरा लगा? मैं मजाक कर रहा था यार। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम भी ना, तुम्हें शक की बीमारी हो गई है जब से तुम उस पार्टी से आई हो। न जाने क्या हुआ है तुम्हें। अब साहिल उसका चेहरा छूते हुए कहता है तो वो उसका हाथ पकड़कर झटक देती है। मुझे कुछ नहीं हुआ है समझे, अगर किसी को हुआ है तो वो तुम हो साहिल। और ये क्या बात बात पर मुस्कुराते हुए मुझे देखते हो? मैं गुस्से में हूँ, नाराज़ हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? नेहा कहती है, उफ, गुस्से और नाराज़गी में तो तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। हद से ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। ये बातें बाद में बनाना। कल रात कहाँ थे तुम और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, इतने बिजी थे, पर किसके साथ? नेहा अपने दोनों हाथों को आपस में बांधे हुए उसके सामने खड़ी होकर बोल रही थी। तुम मुझ पर शक कर रही हो? साहिल बोला। हाँ कर रही हूँ, ऐसा ही समझ लो। अब बताओ कि कल रात कहाँ थे? उसकी बात सुनकर साहिल कोई जवाब नहीं देता, बल्कि बिस्तर पर आकर निढाल होकर लेट जाता है। उसके इस बिहेवियर से नेहा चौंक कर उसे मुड़कर देखती है। वैसे नेहा, तुम्हें पता है इंसान शक कब करता है? जब उसे किसी से हद से ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है और वो उसे खोने से डरता है। खैर जाने दो, तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तुम गुस्से में हो, मेरी अच्छी बातें भी तुम्हें बुरी ही लगेंगी। नेहा गुस्से में अभी तक उसे घूर रही थी, क्योंकि उसने अभी तक उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे समझना भी नहीं है, ये बताओ कि कल रात कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारा फ़ोन ही चेक कर लेती हूँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नेहा कहते हुए उसकी तरफ बढ़ती है और उसका फ़ोन ढूंढने लगती है। तभी साहिल उसे पीछे से आकर पकड़ते हुए रोक लेता है। मेरी जान, लिसन टू मी, रुको। मैं कल रात अपने एक दोस्त के साथ था और फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी तो फ़ोन ऑफ हो गया। मैंने दादू को किसी के फ़ोन से बताया था कि आज मैं घर पर नहीं आ पाऊँगा, पर तब तक तुम सो चुकी थी। साहिल उससे कहता जा रहा था, मगर वो खुद को उसके चंगुल से छुड़ाते हुए कहती है, अच्छा कहीं उस दोस्त का नाम श्रुति तो नहीं? तभी उसे चार्जिंग में लगा फ़ोन दिख जाता है तो वो उसकी तरफ बढ़ती है और जल्दी से उसे निकाल कर देखने लगती है। फ़ोन सच में ऑफ था और ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि साहिल ने उसे अभी अभी चार्जिंग पर लगाया था। यानी कि वो सच कह रहा था। यकीन हो गया या और भी कोई सबूत चाहिए? उसके पीछे खड़ा साहिल उसे ये सब करते देखकर कहता है, अगर मैं कहूँ कि नहीं हुआ तो योर लॉस, तुम्हारा ही नुकसान होगा।
साहिल अब उसके पास आकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है और तभी उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचता है। तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? तुम्हें मुझ पर शक नहीं बल्कि मुझे खोने का डर है, साहिल कहता है और फिर उसे छोड़ते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। नेहा वैसे ही खड़ी ये सब देखती रह जाती है। कुछ समय बाद कबीर अपने कमरे में आराम कर रहा था और अवंतिका नेहा के साथ उसके कमरे में बैठी हुई थी। साहिल नीचे हॉल में दादू के पास था। अवंतिका नेहा को अपने और कबीर के बढ़ते हुए रिश्ते के बारे में बता रही थी, मगर वो साथ ही साथ काफ़ी परेशान भी लग रही थी। और इस परेशानी की वजह है दिलावर, जो अब इसी घर में रह रहा है। तेरा मतलब है कि कबीर ने कहा कि वो तेरे साथ अब एक असली शादीशुदा जिंदगी जीना चाहता है? ही लव्स यू। नेहा हैरानी से उसे देखने लगती है तो अवंतिका हाँ कहकर सिर हिला देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। फाइनली कबीर को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब देखना सब अच्छा ही होगा। नेहा कहते हुए अवंतिका को गले लगा लेती है, पर मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ अच्छा होगा। वो यही है, पता है ना तुम्हें? अवंतिका ने उससे अलग होते हुए कहा, पता है मुझे, पर अब तुम डरो नहीं, कबीर अब तुम्हारे साथ है। तो वो पागल इंसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नेहा कहती है। कबीर को कुछ नहीं पता है नेहा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दिलावर उसका कुछ भी बिगाड़े। वो कुछ नहीं करेगा यार, मैं बता रही हूँ, वो बस तुझे डरा रहा है और इससे उसे मज़ा आता है। मेरी बात मान, जिस दिन तू उसका सामना करना सीख लेगी ना, ये इंसान खुद तेरा पीछा छोड़ देगा। नेहा उसे एक अच्छी दोस्त होने के नाते समझाती है। मैंने तय कर लिया है कि मैं कबीर को सब कुछ बता दूंगी कि दिलावर कौन है और उसका इस घर में आने का क्या मकसद है। अवंतिका अपनी जगह से कहते हुए उठकर खड़ी हो जाती है, पर मुझे लगता है कि पहले तुम्हें दिलावर से निपटना चाहिए। नेहा ने भी उठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पर मैं नहीं चाहती कि कबीर को ये बात किसी और से पता चले। इससे पहले कि दिलावर कुछ करे, मैं कबीर को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अवंतिका कहती है, पर क्या तुझे लगता है कि ये सब जानने के बाद भी कबीर तुझे अपना लेगा? नेहा उसकी बात बीच में ही काटते हुए जब कहती है तो अवंतिका उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चौंक जाती है और कहीं खो जाती है। सोचने लगती है कि क्या नेहा सही कह रही है। क्या सोच रही हो अवंतिका, कहाँ खो गई? अचानक नेहा कहती है तो अवंतिका की तंद्रा टूटती है और वो उसकी तरफ देखकर बोलती है, कुछ दिन बस, मैंने तय कर लिया है, आगे चाहे जो भी हो, यूँ घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं एक बार ही मर जाऊं। अब चाहे जो हो, मैं कबीर को सब कुछ बता दूंगी। ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे, नेहा कहती है। तभी दरवाजे पर उन्हें किसी की परछाई दिखाई देती है तो नेहा कहती है, कौन है वहाँ? तभी किसी के तेज तेज कदमों से भागने की आवाज़ सुनाई देती है तो नेहा और अवंतिका चौंक कर दरवाजे के पास आते हैं, मगर तब तक वहाँ कोई नहीं रहता। टू बी कंटिन्यूड।